चलिए, आप लोग इंतज़ार कर रहे थे सीटेट का, तो सीटेट का नोटिफिकेशन भी अब आ चुका है और अब आपका क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज नहीं, ये सीरीज एक हम एसएसटी का सीरीज आपको कह सकते हैं। एसएसटी का सीरीज हम आपका स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि एग्जाम से पहले ही इसको ख़त्म कर देंगे। और इसमें जितना भी हम ख़त्म कर देंगे उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा सवाल हो ही नहीं सकता है, सब बनेगा। और ये जैसे हम ये अभी एक चैप्टर कराएंगे, इसका अगले वीडियो में, या नहीं तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके कारण नेक्स्ट वीडियो में इसका हमको क्लास 6 का हिस्ट्री है और ये अभी पहला चैप्टर है। आप लोग पहला चैप्टर पढ़ लीजिए, देखिए कैसा रिव्यू रहता है। अगर चैप्टर अच्छा लगे जो हाँ कुछ सीख रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। चलिए, समझदार बाद में बताएंगे और क्या सब करना है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। आप लोग चैप्टर देखिए, स्किप मत करिएगा, स्किप करिएगा तो बाद में बोलिएगा समझ नहीं आया तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर अच्छे से ये चैप्टर देख लेते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, चलिए। ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक क्या, कब, कहाँ और कैसे। आप हिस्ट्री का पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री दिमाग में लेके चलिएगा। तो हिस्ट्री में क्या सब होता है, क्या होता है हिस्ट्री में, क्या सब पढ़ना है, वही सभी सब पूरा चैप्टर में देखना है। चैप्टर नहीं, ये क्या का मतलब आपका ये क्लास 6 का पूरा जितना इसमें हिस्ट्री में चैप्टर है ना, सबको दिमाग में लेके चलना है। क्या ये क्या सब में काम आएगा, आखिर हम क्या पढ़ रहे हैं। कब मतलब जो चीज पढ़ रहे हैं वो कब का घटना है, और कहाँ वो घटना जो हुआ था कहाँ हुआ था, और घटना कैसे, ये तो हुआ होगा, तो वो घटना कैसे हुआ था। चलिए आगे हम डिफाइन कर देंगे इसमें, अभी कोई बात। ये रसीदा का सवाल था। रसीदा बैठकर अखबार पढ़ रही थी, अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी जो 100 साल पहले वह सोचने लगी कि कोई कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले, इतना वर्ष पहले क्या हुआ था। अब कोई बच्चा है वो नहीं समझ रहा है, उसको अगर बताइएगा 100 साल पहले क्या होता तो वो सोचेगा ना, अगर 100 साल पहले क्या हुआ था तो कैसे जानेंगे। तो देखिए कैसे का मतलब आपको आ रहा है, और आगे बताएंगे कैसे का मतलब आ गया। आखिर कैसे जानते हैं, चलिए कैसे पता लगाएं। देखिए एक नंबर में आ गया आपको कैसे पता लगाए। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, या तो कथन में पूछ देगा आप किस माध्यम से जान सकते हैं। तो किस माध्यम से जान सकते हैं, या तो रेडियो के माध्यम से जान सकते हैं, टेलीविजन के माध्यम से जान सकते हैं, अखबार पढ़ के जान सकते हैं, या तो किसी व्यक्ति के स्मृति, जैसे कोई आदमी है उसको याद रहा होगा उस समय से, वो अपना बता रहा होगा किसी, तो उसको याद होगा। चलिए पहला लाइन पढ़ लेते, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। कैसे पता लगाए, यह जानने के लिए कल क्या हुआ था। तुम रेडियो से सुन सकते हो, बताए ना, रेडियो से आप सुन सकते हो, टेलीविजन देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, साथ ही अगले पिछले साल क्या हुआ था तुम ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसकी स्मृति याद हो। लेकिन इसमें और कुछ नहीं है, ये बस इतना पूछेगा जो आप कैसे जान सकते हैं कोई घटना हुआ था, तो आप इसके माध्यम से, यहाँ दिया हुआ आप रेडियो से के माध्यम से, ऑप्शन में रहेगा, या तो कथन में रहेगा रेडियो के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, और क्या है अखबार के माध्यम से। ये तीन चीज यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। चलिए ये तो खत्म हो गया, इसमें और कुछ नहीं जानना है। ये आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, वीडियो को देखने के बाद एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ये दिमाग में आपको एडजस्ट हो जाएगा। अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं, अतीत के बारे में क्या जान सकते हैं। अब क्या जानना है यहाँ बताए ना, क्या का मतलब क्या जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या जानना है, कैसे जानना है, देख लीजिए। अतीत के बारे में हम क्या जान रहे हैं, अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे लोग क्या खाते थे, अभी आप जो खा रहे हैं तो ये सोचिएगा ना, जब पहले क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घर में रहते थे, क्वेश्चन है। पहले कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के, हम आकेट, आकेट का मतलब होता है, यहाँ हम डिफाइन कर देते हैं। आकेट को शिकारी भी कहा जाता है, आकेट शिकारी कहा जाता है, जो जंगलों में शिकार पहले करते थे उसको शिकारी कहा जाता था, शिकारी यह दिया हुआ। पशुपालकों, कृषक किसान, पशु जो पशु पालते थे, शासक जो शासन चलाते थे, व्यापारी जो व्यापार एक राज्य से दूसरे राज्य को, पुरोहित जो, जैसे पुरोहित सब पूजा करने वाला पुजारी सब, शिल्पकला जो शिल्प कलाकार, संगीतकार, या फिर वैज्ञानिक के जीवन में जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये हिस्ट्री में यही सब पढ़ेंगे। आखेटकार, आखेटकार, शिकार, यहाँ पशुपालक, कृषक, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिक जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतीत के बारे में ये सब दिया हुआ है, जो किसी के बारे में जानकारियां हासिल किया जाता है। वही नहीं, यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन खेल खेलते थे, कौन सी कहानियां सुना करते थे, कौन से नाटक करते थे, या फिर इसमें क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए लोग कहाँ रहते थे, कहाँ का मतलब आ रहा है कैसे, कब, कहाँ और कहाँ रहते थे। देखिए कहाँ यहाँ दिया हुआ है, तो कहाँ रहते थे। चलिए मानचित्र पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। पहले चलिए मैप देख लेते हैं, आप लोग भी मैप निकाल लीजिएगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। देखिए इसमें नर्मदा नदी का पता लगा। नर्मदा नदी सबसे पहले समझ लीजिए, नर्मदा नदी आपको एमपी में पड़ता है। यहाँ देखिए नर्मदा नदी,
यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है नर्मदा नदी कहाँ है, तो नर्मदा नदी सबसे पहले आप लोग एमपी लगा सकते हैं। ये सीटेट का क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ है, यहाँ देखिए विंध्या की पहाड़ी, जस्ट इसके बगल में दिया हुआ विंध्या की पहाड़ी, नर्मदा नदी, सोन नदी, यहाँ देखिए गारो की पहाड़ियाँ, ब्रह्मपुत्रा, गंगा नदी, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आप लोग अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। यहाँ देखिए सिंधु नदी, सिंधु नदी के 5 सहायक नदी है, सहायक नदी के नाम पूछ देगा, झेलम नदी, चेनाब, रावी, सुल्तान, व्यास, है ना सब 5 गो। सबसे पहले तो देख लीजिए इसका, हाँ चलिए इतना देख लिए। हिमालय, यहाँ देखिए गंगा का नदी हुआ है, सोन नदी यहाँ है, यहाँ नर्मदा नदी है, विंध्या की पहाड़ी, सबको देखिए, सतपुरा, ताप्ती, और इधर अभी ये आपको आगे हम बता देंगे, अभी इतना देखना था देख लीजिए। यहाँ देखिए बीच में है एमपी, अब आगे यहाँ देखिए लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे, मानचित्र देखा है, नर्मदा नदी का पता लगाएं, कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रहते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोग में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगल विशाल संपदा से परिचित थे। यहाँ पहले सबसे पहले सबसे पहले नर्मदा नदी का पता, यहाँ लोग रहते थे। कुशल संग्राहक का मतलब जो यहाँ अच्छे से खुशहाल से रह रहे थे, उसको कुशल, उसको अच्छे से पता था यहाँ नर्मदा नदी के आसपास सारे चीज क्या सब है नहीं है, वो अच्छे से शिकारी कर लेते थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, पेड़ के जड़, फल तथा जंगल के अनुत्पादों यही सब से संग्रह किया करते थे। वे जानवर आकर शिकारी भी करते थे, खाने के लिए जानवर का भी शिकार करते थे। यहाँ और क्वेश्चन नहीं है, आगे चलिए देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आएगा यहाँ आपको नर्मदा नदी के बारे में पूछ देगा, तो नर्मदा नदी आप अच्छे से लगा दीजिएगा एमपी में, ठीक। आगे बढ़िए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आया भी था पिछले बार। अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर का पहाड़ी का पता लगाओ। सबसे पहले आप देख लीजिए मानचित्र में, हम आपको ये बता देते हैं जो मानचित्र में दिशा के बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले देखिए दिशा की जानकारी रहने के बाद आप लोग को मैप अच्छे से समझ में आएगा। ये देख लीजिए दाहिना साइड आपका ये हो गया पूरब हो गया, पूरब के जस्ट अपोजिट आइएगा तो कौन चीज मिलेगा, पश्चिम। ऊपर चल जाइए, ऊपर का मतलब उत्तर, सॉरी, ऊपर का मतलब उत्तर और नीचे का मतलब दक्षिण। अब आप समझ गए, दिशा के बारे में समझ गए, चलिए इसको हटा देते हैं। ऊपर देख लीजिए, सबसे पहले एक चीज और दिखा देते हैं, यहाँ पर यहाँ क्वेश्चन आया था, आया भी था पिछले। अब तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान, दिशा देखिए, दिशा तो 4 होता है लेकिन ऐसे 8 दिशा है, तो उसको उपदिशा बोला जाता है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम, तो इधर उत्तर गए, इधर तो पूरब था, इधर ना पश्चिम था, तो उत्तर और पश्चिम, इधर बीच को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। इसको आप कह सकते हैं उत्तर पूरब, इसको आप कह सकते हैं पूरब दक्षिण, इसको आप कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम, 4 दिशा। तो यहाँ बुक में कह रहा है अब तुम उत्तर पश्चिम सुलेमान और किरथर के पहाड़ी का पता लगाओ। चलिए सुलेमान और किरथर की पहाड़ी की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ देखिए किरथर का पहाड़ी दुआ है, सुलेमान है, पता लगा लिए, तो किधर है, उत्तर पश्चिम में है ना, तो इधर हो गया आपका पश्चिम, ई हो गया उत्तर, तो ई हो गया ना उत्तर पश्चिम। यहाँ बीच में मान लीजिए मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट के इधर चलेंगे तो यही ना मिलेगा, इसको इधर कर सकते हैं। चलिए समझ गए, आगे पढ़ते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुष ने सबसे पहले गेहूं जैसे फसल को उगाना आरंभ किया था। यहाँ देखिए, यहाँ याद रखिए क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन यहाँ से हूबहू आता है और आया भी था पिछले बार, हम दिखाते हैं ना। अब यहाँ से देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा आपको उत्तर पश्चिम में सबसे पहले 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बना रहे हैं। उत्तर पश्चिम में सबसे पहले सुलेमान और किरथर की पहाड़ी में स्त्री पुरुष ने क्या उपजाना शुरू किया था, तो गेहूं जौ फसल उपजाना शुरू किया था। यहाँ गेहूं जौ के बाद कितने साल पहले, तो 8,000 वर्ष पूर्व। कौन सी पहाड़ियां में, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। 3 क्वेश्चन बना, स्त्री पुरुष ने, ये तो कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या उपजाना शुरू किया था, गेहूं जौ, कितना साल पहले, 8,000 साल पहले। कौन से पहाड़ी, सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। चलिए और आगे कर लेते, जैसे फसल यहाँ याद रखिए गेहूं और जौ उपजाना आरंभ किया था। ये फसल अगर पूछेगा तो गेहूं जौ डाल दीजिएगा, वर्ष पूछेगा तो 8,000 वर्ष पहाड़ी पूछेगा तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ी बता दीजिएगा। और चलिए उपजाना आरंभ किया था। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशु पालतू भी शुरू किया था। तो भेड़ किस लिए पाला होगा, तो भेड़ दूध खाने के लिए, बकरी भी दूध या मांस के लिए लाया होगा वो लोग, गाय दूध और के लिए, बैल खेती करने के लिए, जैसे पशु को पालतू बनाना शुरू किया था। ये लोग गांव में रहते थे। अब उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्या। अब चलिए सबसे पहले उत्तर पूरब में चलते हैं, तो उत्तर किधर है, उत्तर इधर बताए थे, अब पूरब इधर बताए थे, तो उत्तर पूरब चलिए, ये यहाँ देखिए गारो की पहाड़ियाँ, देखे गारो की पहाड़ियाँ। यहाँ चलते हैं विंध्या, ये तो एमपी बीच में हो गया, ये भी साथ में देखिए लिए, यहाँ दिया हुआ था कुछ इसके बारे में कह रहा है। उत्तर पहाड़ तथा विंध्या पहाड़ी का पता लगा लिए। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र है जहाँ कृषि का विकास हुआ,
पूछ देगा कृषि का विकास कहाँ हुआ था, तो आप बोल दीजिएगा उत्तर गारो, ये ऑप्शन में रहेगा या ये ऑप्शन में रहेगा, दोनों में से एक लगा दीजिएगा। गारो तथा विंध्या की पहाड़ी पर कृषि का विकास हुआ था, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया था। सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया था, या तो गारो की पहाड़ियाँ या विंध्या की पहाड़ियाँ। सबसे पहले कृषि का विकास कहाँ हुआ था, या तो गारो की या तो विंध्या की। ये स्थान विंध्या उत्तर में स्थित थे, विंध्या के उत्तर में स्थित थे गारो। सबसे पहले आपको ये पूछेगा कृषि का विकास, गारो की पहाड़ियाँ। सबसे पहले चावल, गारो। ठीक, अब आगे चलते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मानचित्र पर सिंधु तथा इनकी सहायक नदी का पता लगाओ। हम सिंधु के बारे में आपको पहले बता देते, सिंधु की नदी के, चलिए सिंधु की नदी के बारे में हम फिर से आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए सिंधु की नदी है, सिंधु की नदी का आपको दिशा पूछ देगा, तो दिशा आप क्या बता सकते हैं, उत्तर और पश्चिम। ये इतना ही नहीं पूछेगा। सिंधु नदी का आप इधर देखिए, इसके आपको नदी पूछेगा सहायक नदी कितने हैं, तो सहायक नदी आप 5 बता दीजिएगा। 4 को दे देगा, 1 को दे देगा, इनमें से कौन नहीं है, तो आप देख लीजिए, याद कर लीजिए। झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, व्यास, ये 5 सहायक नदी सिंधु के सहायक नदी है। सहायक नदी किसको बोला जाता है, जैसे देखिए ये सब मिल के एक हो रहा है, इसका मतलब यहाँ एक नदी है, सब मिल रहा है इसमें आके, इसको सहायक नदी बोलेंगे, इसीलिए इसका नाम सहायक नदी पड़ा। चलिए ऊपर देखते जाते, सब वर्ड हम डिफाइन करते जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। सिंधु नदी का सहायक नदी का पता लगा लीजिए। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। अब पूछेगा सहायक नदी किसे कहते हैं, तो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700, अब कितना साल पहले, तो 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगर, सबसे पहले नगर कहाँ फले फूले थे। नगर का मतलब ये हो गया जहाँ मोहल्ला ग्राम कुछ बसा हो रहा है। तो सबसे पहले कहाँ बसे थे, तो आप कह दीजिएगा सिंधु नदी पर। कितना साल पहले, 4700 साल पहले। गंगा व सहायक नदी के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। इस नदी और विकास इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। सोन को हम भी दिखा दिए थे, चलिए फिर से दिखा देते हैं। यहाँ देख लीजिए सोन, सोन को चलिए देख लिए। अब आगे चलते हैं। गंगा तथा सहायक सोन का नदी का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन काल मगध, वर्तमान बिहार में नाम से जाना जाता है। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ये आप इसमें याद रखिएगा, 2500 वर्ष पहले समुद्र तटवर्ती पर नगर का विकास हुआ था। हाँ, लोग ने सदैव उपमहादेश के हिस्से में एक दूसरे से यात्री कभी न कभी इस पर्वत पहाड़ के स्थान, अब पढ़ लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। जहाँ तक का क्वेश्चन था वहाँ तक का हम लोग बता दिए। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं, उतना पढ़ेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। और एक क्वेश्चन जहाँ से आ रहा है वहाँ हम आपको बता दीजिए। यहाँ देखिए देश का नाम, अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नाम का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ, यहाँ क्वेश्चन आएगा इंडिया शब्द कहाँ से निकला हुआ, तो इंडिया शब्द इंडस से निकला हुआ, जिसे संस्कृत में क्या कहते हैं सर, संस्कृत में सिंधु कहते हैं। आपने अटलस ईरान और यूनान का पता लगाओ। ईरान में लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पूर्व की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस कहा था। अब देखिए ईरानी और यूनानी आया था, इन्होंने सिंधु को हिदोस कहा था। और सिंधु संस्कृत में किसे कहा था, इंडस से निकला, हिदोस कहा था। अथवा इंडोस, और इस नदी के पूर्व स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा गया था। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाला, अब ये पूछेगा भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में लोग रहने वाले एक समूह ने किया जाता था। इस समूह के उल्लेख संस्कृत और आरंभिक लगभग 35 वर्ष कृषि ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब एक चीज और यहाँ देख लीजिए, तारपत्र से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। अब पांडुलिपि क्या है ये समझिएगा ना, तो ये पांडुलिपि आपको पूछ देगा प्राथमिक स्रोत। तो प्राथमिक स्रोत किसे कहा जाता है, जो अपनी अवस्था, जिसका मूल अवस्था है, उसको प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। पांडुलिपि क्या है वो बताते हैं, यहाँ पर ये पांडुलिपि क्या है। ये एक तरह का वृक्ष, यहाँ देखिए, पहले हम चित्र आपको दिखा लेते हैं, इसको आप पांडुलिपि कह सकते हैं। ये किसी न किसी के हैंड राइटिंग है, किसी न किसी का हैंड राइटिंग है, हाथ से लिखा हुआ, इसमें कोई छेड़खानी नहीं। ये स्रोत का प्राथमिक स्रोत कहा जाता है, किसी का कॉपी नहीं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनने के लिए तार पत्तों को काट कर उनके अलग अलग हिस्सों को एक सीधे बांध दिया जाता था। भुर्ज के पेड़ की छाल से बनी एक हिस्से को पांडुलिपि, यहाँ तो भुर्ज के पेड़ के हिस्सों से आप लोग ये पांडुलिपि के बनाया जाता था, आप देख सकते हैं। इसको प्राथमिक स्रोत कहा जाता है। और कितने हजार वर्ष पहले। अब देखिए अतीत के बारे में कैसे जाने। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तक को ढूंढना और पढ़ना। आप जो बुक पुराना है उसे आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी।
अब पांडुलिपि यहाँ से लिखी जाती है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मेन्यूस्क्रिप्ट। अब मेन्यूस्क्रिप्ट क्या है? शब्द लेटिन शब्द से मेनू, जिसका अर्थ होता था हाथ, मेनू का अर्थ होता था हाथ, हाथ से निकला। ये पांडुलिपि प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगाए जाने भूज्र के पेड़ की छाल से बनाया जाता था। ये सब में से क्वेश्चन नहीं आता है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा जानकारी के लिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से हम खुद ब खुद बता रहे हैं। ये सब आपको पढ़ने के लिए है। चलिए आगे एक और बता देते हैं, ये देख लीजिए। या नहीं तो हम पढ़ देते हैं, कोई बात नहीं। वीडियो तो लंबा होगा लेकिन अच्छा जानकारी आपको मिल जाएगा ना। इतने वर्ष में कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया। सही बात है, इतना दिन रहने के बाद कीड़ा खा ही जाएगा, कुछ नष्ट कर देगा। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है। प्राय पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होते हैं, जहाँ मंदिरों मतलब पुराना घर और उसमें रखा जाता है उसको मंदिर, और बिहार भी एक मंदिर टाइप का होता है उसमें, जैसे आजकल लाइब्रेरी होता है स्टोर करने वाला। इस पुस्तक में धार्मिक मान्यता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधि तथा विज्ञान आदि के सभी प्रकार की चर्चा मिलती थी। इससे अतिरिक्त हमारे महाकाव्य, कवियों, नाटक भी इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते थे, जबकि अन्य प्राकृतिक तमिल प्राकृतिक भाषा का हम लोग प्रयोग करते थे। खास इसमें और कुछ नहीं है, और हम तेजी से इनको पढ़ देते हैं। हम अभिलेख का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु, अभिलेख क्या कहते हैं? कठोर सतह अभिलेख, जैसे देख लीजिए ये अभिलेख हो गया, जिस पे कठोर धातु पे लिखा होता है। अभिलेख तथा सतहों पर किनारे में मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग भी आदेश इस तरह के उत्पन्न करवाते हैं ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके, उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं, जिसे राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्रियों ने भी अपने कार्य के विवरण के लिए करीब उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्राय शासक, चलिए ऊपर कर लेते हैं, कहाँ तक थे। हाँ, शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा जाता था। इस वजह से मान लीजिए कोई वो पहले वाला युद्ध जीत गया या हार गया, उसका लेखा जोखा इस पे करके लिख के रख दिया जाता था, जो कौन जीता कौन नहीं जीता, बस यही। इसके अतिरिक्त कई पुस्तक अतीत में बनी प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी पुस्तक का अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुरातत्वविद। हाँ, ये देख लीजिए पुरातत्वविद क्या होता है। मान लीजिए जो जीव विज्ञान का अध्ययन करता है, उसे जैसे बायोलॉजी का अध्ययन करता है, उसको जो भी कहा जाता है, भूल गए। पुरातत्व जो अतीत का अध्ययन करता होगा उसको पुरातत्वविद कहा जाता है। पुरातत्व पत्थर तथा ईंट से बनी इमारत के अवशेष, चित्र तथा मूर्तियों, ये देख लीजिए ये सब का अध्ययन, औजार, हाथियों, बर्तनों, आभूषण, सिक्के की प्राप्ति, छानबीन, खुदाई करने के वस्तु पकी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी। ऐसे कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले हैं। पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया तथा मछलियों के हड्डी हड्डी से ढूंढते रहते थे आखिर कहाँ लोग खाते थे, कहाँ पहले रहते थे, ये सब जो ढूंढते रहते थे जहाँ मछली मिलता था कि नहीं, ये सब को पुरातत्वविद पूरा करते रहते थे। इसमें उन्हें यह जानने भी मदद मिलती थी कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से ही बच पाते थे। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते तो उन्हें जले हुए रूप में बचे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते। पांडुलिपि और अभिलेख के पुरातत्व से ज्ञान जानकारी के लिए इतिहासकार प्राय स्रोत का शब्द का प्रयोग करते थे। जैसे पुरानी जानकारी को उसको स्रोत का शब्द कहा जाता है। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करता है। अब आप अतीत का अध्ययन कर रहे हैं तो इतिहासकार आपको कहा जाएगा। उसी तरह स्रोत के प्राप्त होने के अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इस स्रोत की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहास तथा पुरातत्वविदों उन जासूसों की तरह है जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग करने के उस पर अतीत के बारे में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत या अतीत एक या अनेक। क्या तुम इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। ऐसे तथा तत्व और ध्यान दिलाने के लिए कुछ अलग अलग समूह लोग को इस अतीत के अलग अलग मान्यता। उदाहरण के लिए पशुपालन अथवा कृषकों के जीवन, राजाओं तथा रानियों के जीवन में, व्यापारियों को शिल्पकारों के जीवन के भिन्न था, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ इस लाइन में ये कह रहा है तो राजाओं का जीवन अलग है, भिन्न है, डिफरेंट, मतलब अतीत एक है, अनेक का मतलब ये हुआ जैसे राजा रानी कैसे रहते थे, उसके जीवन से किसान का जीवन को मिलाया जाता है, और शिल्पकारों का जीवन का मिलाया जाता है, पशुपालक का जीवन का मिलाया जाता है, उसका जीवन कैसा था, उसका जीवन कैसा था। उस समय देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यापार रीति रिवाज पालन करते थे। ये भी जानकारी थी कि अलग अलग, सही बात है, जैसे अभी अपना लोग के यहाँ इधर कुछ और होता है, कहीं कुछ और होता है, उसका रीति रिवाज अलग अलग था कि नहीं। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियों पकड़ कर करते हैं, शिकार करते हैं, फल फूल संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहर में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इस तरह भेद अतीत विद्वान थे। इसका मतलब ये हुआ, पहले लोग जैसे अभी देखिए वहाँ मछली खाते हैं, कहीं और
अनाज उपजा के खाते, वही सब कह रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तत्व का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा, यही कारण उनका शासक तथा उसके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफी कुछ जानते थे। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्रह, किसान, पशुपालन एक आदमी पर अपनी कार्य लेखा जोखा नहीं रखते थे। अब वही बात है, जो बड़े राजा थे वो अपने लेखा जोखा रखते थे, क्या करते हैं नहीं करते हैं उसमें नॉर्मली बात है। जो ये मछुआरे, संग्राहक, कृषक, ये सब अपना लेखा जोखा नहीं रख पाते थे। पुरातत्वविदों की सहायता से हमें उनके जीवन और जानने में मदद मिलती थी, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है। यस यस है। अब तिथियों का मतलब समझ लीजिए, तिथियों का मतलब डेट। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो शायद उस दिन का तारीख, माह, वर्ष 2000, इसी तरह कैसे वर्ष भी बताओगे उस वर्ष या गणना। ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसाई मसीहा के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य मसीहा के जन्म 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीहा के जन्म से इसका 2000 का रिलेशन है। इस ईसा मसीहा के जन्म पूर्व स्थित सभी तिथियों ईसा पूर्व, इसीलिए इसमें ईसा पूर्व लगाया जाता है, इसके रूप में जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभ बिंदु मानते हैं। चलिए यहाँ देखिए, इसको पढ़ लीजिए। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व। इसको आप अगर हिंदी में बोलिएगा तो ईसा पूर्व, मतलब वही हुआ ईसा पूर्व के जन्म से। और बीसी का मतलब बिफोर, यहाँ देखिए इंग्लिश का दिया हुआ बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियां से पहले एडी हिंदी में लिख पाते हो, यह एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना होता था। इसका तात्पर्य ईसा मसीहा के जन्म से पूर्व है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, ये आपको फुल फॉर्म पूछ देगा, बीसीई का बिफोर कॉमन एरा, ये सब याद कर लीजिएगा। हम इस शब्द का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब कैलेंडर का प्रयोग समान हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इसका प्रयोग 2 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेज में बीसी अक्षरों का प्रयोग, इसका तात्पर्य बिफोर प्रोजेक्ट, वर्तमान से पहले है। चलिए अब चैप्टर तो खत्म हो गया। आप यहाँ आप लोग अगर क्वेश्चन पढ़े हैं तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। 8000 साल पहले और क्या हुआ था, गेहूं और जौ का स्त्री पुरुष ने उपजाना आरंभ किया था। कहाँ पे, सुलेमान और किरथर। सिंधु सभ्यता, यहाँ पे देख लीजिए, गंगा नदी, यहाँ सब अब पढ़ लीजिएगा। वर्तमान लगभग यहाँ 2500 वर्ष, गंगा लगभग बसा, गंगा के आसपास नगर फूले फूले थे। सॉरी 2500 वर्ष पहले गंगा घाटी के नगर यहाँ मगर फूले थे, यहाँ नहीं, सॉरी बोल दी थी। चलिए खत्म हो गया चैप्टर। और अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, का जैसे हिस्ट्री का चैप्टर 2 रहेगा। और हिस्ट्री का चैप्टर इसी तरह, हिस्ट्री का पहले क्लास 6 को खत्म कर देते हैं। इसका एक प्ले स्टोर बना देंगे, आप लोग उसमें से आसानी से खोज लीजिएगा। क्लास 6 का स्टोर इसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन करवा देंगे। धन्यवाद। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अच्छे कंटेंट लाएंगे, सभी आपका बनेगा। स्टार्टिंग है, कोई बात नहीं। धन्यवाद, थैंक यू।